हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करें हमारा मैथ सिलेक्शन सीरीज का लेक्चर नंबर 16 और हमने 1 से लगाकर 15 तक के लेक्चर ऑलरेडी खत्म कर लिए हैं। एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर में प्री के अंदर में जो भी 36 शिफ्ट आई है वो हम इस सीरीज के अंदर में मैथ सिलेक्शन सीरीज के अंदर में सॉल्व कर रहे हैं। एक एक करके मैथ्स के सेक्शन को पूरा का पूरा कर रहे हैं। तो हम लोग 25 क्वेश्चन का स्मार्ट अप्रोच सीख रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ A to Z में बताता जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, A to Z बने हुए रखना है। पहली बात तो जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर से जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, उनको ये लेक्चर देखने के बाद पुराने लेक्चर भी देख लेना है। और ये लेक्चर 3 से 4 दिन बाद आ रहा है क्योंकि बीच में हमारा 1 शॉट का लेक्चर आ गया था परसेंटेज का, तो वो 3 से 4 घंटे का था। तो आपको वो लेक्चर भी देख लेना है, ठीक है। परसेंटेज अगर आप 1 शॉट की जो मैं सीरीज स्टार्ट किया वो अगर आप देख लोगे तो आप मान के चलो आपका पूरा का पूरा सिलेबस लगभग आपका खत्म हो जाएगा। फिर आपको बस 100 200 सवाल भी लगाने रहेंगे, बाकी आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको 1 बाय 1 लेक्चर से इतना जाने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपको मैथ सिलेक्शन सीरीज के अंदर में भी बना रहना है और 1 शॉट सीरीज के अंदर में भी बना रहना है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैथ सिलेक्शन सीरीज जो है उसमें हम लोग कर रहे हैं PYQs 2025 को टारगेट करते हुए 2024 के जो है 2024 का है वो हमने क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो पेपर है CGL प्री के वो सारे के सारे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और PYQs 2025 के और 17 सितंबर की आज हमारी है शिफ्ट 1। हमने 9 से लगाकर जितने भी इससे पहले की शिफ्ट है वो सारी की सारी हमने खत्म कर ली है। वो 15 लेक्चर 5 दिन अलग अलग 5 दिन के, मतलब 15 लेक्चर 3 एक दिन का 3 शिफ्ट है, तो 15 हमने कर दिया है। आज हमारा ये 6वां है, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 16। और हम लोग एक टारगेट स्कोर लेके चल रहे हैं। जो भी स्टार्ट से देख रहे हैं उनको पता होगा कि हम लोग प्री और मेंस के अंदर में फुल आउट ऑफ फुल जो आपका 50 आउट ऑफ 50 और 90 आउट ऑफ 90 का टारगेट लेके चल रहे हैं। ये हमें लेके आना ही है, इसके लिए आपको चाहे जो भी करना पड़े। और मेंस के अंदर में मेरे 90 आउट ऑफ 90 रहे हैं, ये आपको पता ही होगा। तो आपको जो मैं बताऊंगा ना, बस आप उतना कर लोगे ना तो आपको सफिशिएंट मैं बता दूंगा कि आपको सवाल एसएससी कहाँ से पूछते हैं और अभी का ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो हम लोग अब देखिए आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ 25 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, 25 क्वेश्चंस, ठीक है, इसके अंदर में। तो इसमें से मैं आपका टाइम बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ, 1 से 20 तक इजी रख रहा हूँ, 21 से 25 तक जो इस शिफ्ट के सबसे टॉप 5 सवाल है ना, जो हार्ड वाले या फिर मान लो टाइम टेकिंग वाले, तो वो सब यहाँ पे रख रहा हूँ। और 1 से 25 में 1 से 20 मेरे हिसाब से ऐसे रख रहा हूँ ताकि मैं सोचता हूँ कि अगर आपको बहुत कुछ सिलेबस वगैरह खत्म है और बहुत समय से कर रहे हो तो आपको ये आते होंगे शायद। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है तो आप डायरेक्ट 21 से 25 शिफ्ट भी आपको मूव भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को आता है ये सब ईजी वाले तो आप ये कर सकते हो, लेकिन आपको शुरू से करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मैं बीच बीच में ट्रिक्स भी बताते रहता हूँ। और लास्ट चीज़ कि मैं इस लेक्चर से आगे जितने भी लेक्चर रहेंगे, चाहे आप मैथ सिलेक्शन सीरीज मान लो चाहे 1 शॉट मान लो, मैं थोड़ा धीरे चलने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा डेप्थ में बता के चलने वाला हूँ। क्योंकि 1 शॉट के अंदर में 3 से 4 जनों ने मेरे को पर्सनल मैसेज भी किया था कि सर बिगिनर के लिए क्या है कि हार्ड हो जाता है समझना, थोड़ा आप फास्ट चलते हैं, उनको ऐसा लगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं और धीरे चलने वाला हूँ। तो आपके लिए अगर आपको तेज़ ज़्यादा पसंद है तो आप तो स्पीड बढ़ा ही सकते हैं, तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन मैं एकदम स्लो चलूँगा, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि आपको बहुत डेप्थ में समझ में आया, जो आपको हर लोग कवर हो जाए। स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन यूट्यूब पे तो है ही। तो आपको मैंने क्या बताया था कि ये वाला जो है ना, ये वाला तो आपको पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे। अगर इसमें कुछ डाटा है ही नहीं ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन के ऊपर में वार करो। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ो। व्हाट परसेंटेज इज द टोटल प्रोडक्शन बाय कंपनी सी ऑफ द टोटल प्रोडक्शन बाय कंपनी ए। अब देखिए ए और सी, कंपनी सी का उत्पादन कंपनी ए के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। पहले ए का उत्पादन देखो, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं दिखा है तो 9, 6 और 8 लिखा हुआ है। तो 9 और 6 15 और 15 और 8 हो गया 23। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 8, 9 और 6, तो ये भी हो गया 23। तो इस सी वाले में भी 23 बन रहा है, इसमें भी 23 बन रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, आपका कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है कंपनी ए के कुल उत्पादन का। तो ए का ये सी में निकालना है, तो 23 और 23 दोनों इक्वल है, तो 100% हो गया ना। अब आपको कैसे निकल रहा है, अगर आपको ये भी नहीं आता था 23/23 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 100%। ओके, तो 100% आपका आंसर हो गया। सेकेंड, तो आपका सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि इंग्लिश में द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 44 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर कैन इट होल्ड। अब हिंदी में पढ़ लो। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। पहले तो आप देखिए कितने लीटर पानी आ सकता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे निकलता है। अब इसको मैं 2 तरीके से करना बताऊंगा, 2 तरीका, ठीक है। 2 तरीका का मतलब क्या है, एक थोड़ा स्मार्ट जाओगे तो कैसे करोगे, और एक आप लेबोरियस मेथड से और एकदम नॉर्मल मेथड से जाओगे तो वो कैसे करोगे। थोड़ा स्मार्ट में पहले ट्रिक सीखते हैं, ठीक है। ट्रिक में क्या है कि आपको पता है कि आप लास्ट स्टेप पे फोकस किया करो हमेशा। जब ये बेलन वाले वॉल्यूम मेंसुरेशन के सवाल आते हैं ना, उसमें लास्ट स्टेप पे फोकस करो कि वो कहाँ से आएगा। आप पहले सॉल्व करने मत बैठ जाओ, आपको ये देखना है कि ये कहाँ से आएगा। ये आएगा वॉल्यूम से,
पहले आप वॉल्यूम निकालोगे और उसको आप लीटर में चेंज करोगे तो बस आ जाएगा सेंटीमीटर वॉल्यूम में। और वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें पाई आ रहा है, पाई आ रहा है मतलब 22 आ रहा है, 22 आ रहा है मतलब 11 इंटू 2 आ रहा है मतलब 11 आ रहा है। तो जब भी 11 का मल्टीपल होगा, अभी क्या होगा, वॉल्यूम को ही चेंज करोगे ना, 1000 वगैरह का भाग वगैरह दोगे तो 11 होगा, तो 11 का मल्टीपल होगा आंसर आपका। आपका वॉल्यूम जो होगा ना, आंसर है ना 11 का मल्टीपल होगा। तो चेक कर दो, 5 और 3 8 में से 8 गया 0। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, 11 का मल्टीपल आप पॉइंट से लेना देना नहीं है, आप डायरेक्ट देख सकते हो 11 का मल्टीपल है ये। तो आपका ये यहाँ पे 0 बन रहा है, तो एक तो ये हो सकता है, एक ये 8 और 9 10 11 में से 5 गया तो ये भी नहीं बन रहा है, ये 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है। तो कहने का मतलब अगर आपको इस स्टेज के बाद अगर तुक्का लगाना होगा, टाइम कम बचा हुआ है एग्जाम में, तो आप इन दोनों में से कुछ भी लगाओ, ठीक है। तो आपका 2 ऑप्शन कट गया, तो ये आपका यहाँ तक तो आपका सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, अब ये तो मैं ट्रिक बता दिया हूँ कि जब भी पाई आता है तो आपको 11 का मल्टीपल देखना होता है, आपको डायरेक्ट करने नहीं बैठ जाना। अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं होता ना, तो आप सीधा सीधा ये टिक करके चल जाते आगे, आपको वही आंसर होता, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करो, अब हमारे पास में हमारा आपका आंसर निकालना है। तो आपको पता है कि ये सिलेंडर ऐसा होता है, तो सिलेंडर की सरकम आपका नीचे बेस का ये जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 44, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। ये 22 ये कट गया और ये कट गया, तो आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो आर अगर आपका 7 सेंटीमीटर है, रेडियस अगर आपका 7 सेंटीमीटर है, तो अब आपको क्या निकालना है, सीधा सीधा आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इंटू एच, एच कितना है 25, 25 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 25 इंटू 7 हो गया 175, 175 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 175 इंटू 2 हो गया आपका 350, 350 इधर उधर लिख दोगे तो जो 0 5 8 और 3, 3850। तो 3850, तो 3850 आपका हो गया। ये सेंटीमीटर क्यूब है, ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है, तो आपका सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। वॉल्यूम आपका ये आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, पहले ये देखो कि हमारा आंसर लीटर में चाहिए। तो अब आपका यहाँ पे देखो, या तो ये तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ पे 3.85 है और यहाँ पे 38.5 है, तो यहाँ पे 0 का मतलब है, यहाँ पे दिक्कत है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। या फिर इसको उल्टा बोलो तो क्या लोगे, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, 1 लीटर में तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1 मीटर में 1000 लीटर होता है। तो अब आपको इसको रटने का भी तरीका क्या है कि अगर आपको ये याद नहीं है तो आप थोड़ा सोचो कि 1 मीटर कितना होता है। अब आप इसमें अगर थोड़ा सोचोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि 1 मीटर देखो कम से कम ये इतना लंबा तो होता है ना, इतना अगर थोड़ा खड़ा करोगे हाथ तो 1 मीटर इतना होता है। तो आप सोचो इतना बड़ा डब्बा है, इतना बा इतने का इतना 1 मीटर का डब्बा है, तो आप उसमें 1 लीटर तो इतना सा होता है ना, आपका दूध लेने जाते होंगे 1 लीटर इतना होता है, तो उसमें अगर इतने बड़े डब्बे में आप डालोगे तो 1000 बार तो डाल ही दोगे ना, इतने बड़े डब्बे में 1000 तो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है 1000 तो है ही, तो आपको पता चलेगा 999 नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। अब सेंटीमीटर क्यूब सोचो, आपका एक अब सोचो कि 1 लीटर कितना होता है, इतना बड़ा डब्बा होता है। अब उसमें से ये आपका सेंटीमीटर कितना होगा, सेंटीमीटर तो इतना सा रहता है, 1 इंच जितना, तो आपका इतने बाई इतने का जो आपका ये क्यूब होगा तो वो आप कितने डाल सकते हो उसमें तो आप 1000 डाल सकते हो। इतने बड़े में तो कितना डालोगे, इतने इतने तो कंचे तो आपका 1000 आपका डाल ही सकते हो। तो आराम से आपको याद हो जाएगा कि 1000 लीटर के अंदर में तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, मतलब 1 लीटर जो होता है उसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ये आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो, थोड़ा आप इमेजिनेशन बढ़ा रहा हूँ मैं, तो इमेजिनेशन अगर आपको करना आता होगा ना तो आप आराम से ये सब कर सकते हो, ठीक है। वैसे चल रहा है ना रिकॉर्डिंग, ठीक है चल रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको पता चल गया कि भाई 1 सेंटीमीटर, अब आपका देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा 1/1000 लीटर, तो 1/1000 लीटर, तो आप इसमें 1000 लीटर का 1000 का भाग दे दो, तो इसमें 1000 का भाग दोगे तो आपका ये लीटर में चेंज हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 3.85 लीटर। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया 3.85 लीटर। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 47 नेचुरल नंबर इज, प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। तो अब इसको आप थोड़ा सा समझने का ट्राई करो। आपको मैंने शुरू से जो लेक्चर देख रहे हो उनको पता ही होगा कि भाई 1 + 2 + 3 ये n नेचुरल नंबर है, तो n नेचुरल नंबर का सम जो होता है, मैं सम बता रहा हूँ, इनका सम होता है n + 1/2, लेकिन हमारा स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर में क्या है कि इसका क्या होता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर से लगाकर n स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला जो होता है सम का, एवरेज का नहीं बोल रहा हूँ, ये एवरेज पूछ रहा है लेकिन एवरेज बाद में बताऊंगा, पहले सम देख लो। n + 1 2n + 1/6 ये होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एक 1 क्यूब से लगाकर ये n क्यूब तक कितना होता है क्यूब में, तो वो होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है।
देखो इसमें तो जो है ना इसका जस्ट स्क्वायर है, अगर ये एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर है, बस इतना सा ध्यान रखना, ये सिर्फ डायरेक्ट स्क्वायर है इधर का इधर, तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं है इतनी, तो ये बीच वाला थोड़ा याद कर लेना। अब सोचो कि ये हमारा दिया हुआ, अब ये हमें फाइंड करना है, तो हमारे पास तो पहले ये देखो कि भाई सम निकाल दो, सम निकाल दो, तो n हमारा ये फॉर्मूला यूज में होगा क्योंकि हमने वर्गों का पूछा है, तो n मतलब 47, n+1 मतलब 48 इंटू 2n+1 मतलब 47 इंटू 2 कितना होगा 94, 94 और 95, तो 95 अपॉन 6, और ये तो होगा हमारा सम, लेकिन हमें पूछा है एवरेज। एवरेज क्या होता है, नंबर ऑफ द क्वांटिटीज को नीचे आपको डिवाइड कर देना है, मतलब राशियों का योग और बटा राशियों की संख्या होती है ना, तो राशियों की संख्या का आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो कितना होगा 47, तो 47 का डिवाइड कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज, एवरेज हो जाएगा, 47 से 47 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 8 बार गया, और ये हो गया 4 0 8 9 72 72 76, तो आपका 760, ये हो गया 760, ठीक है। अब चलिए आगे, आपको ये लेक्चर में तो आपको स्लो लग रहा है ना, अच्छा आराम से लग रहा है ना, अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप अपने स्पीड कर सकते हो, वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि अब तो बिगिनर को दिक्कत नहीं है, तो अब भी दिक्कत हो तो फिर तो मैं एकदम धीरे बोलूँगा, फिर तो आप ऐसा समझो कि स्लो मोड में आ जाऊँगा मैं। ए रेशियो भी 6:8, बी रेशियो सी 7:10, ABC आपका जो है ये रेशियो निकालना है, तो अब देखो 6:8, अब इसको मैं दो तरीके से बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना, दो तरीका क्या है, एक बहुत स्मार्ट मेथड बताऊंगा, पहले मैं लेबोरियस मेथड बता देता हूँ कि थोड़ा लंबा मेथड। अब आपको देखो दो तरीका क्या होता है, एक या तो यहाँ से आप ऑप्शन का अंदर के आंसर निकालो यहाँ से यहाँ, या फिर आप ऑप्शन से इधर जाओ, तो दोनों मैं बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ निकालना बताओ। A/B 6:8 है, B/C 7:10 है, इसको थोड़ा काट देता है 3:4, तो अब सोचो कि ये तो बोल रहा है 4, ये बोल रहा है B 7, तो आप दोनों को सेम बना दो, तो या क्या करूँगे, इससे मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता, तो ये 28 बन जाएगा, ये भी 28 बन जाएगा, तो ये हो गया 7 × 21, ये हो गया 28, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 40, अंडरस्टूड। अब यहाँ से देखो B सेम बन चुका है हमारा, तो अब हमारे ये हम लोग लिख सकते हैं 21, 28 और 40, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये हो गया लेबोरियस मेथड, ये हो गया लेबोरियस मेथड, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। करना कैसे है, अब आपको ऑप्शन से जाना है। अब सोचो कि कभी भी हमें बोला है कि ABC का रेशियो निकालो, तो अब मुझे बताओ AB का रेशियो क्या है, 3:4, काट के देख ले 3:4 है, तो आप ये देखो कि A/B चाहे कितना भी अगर हम लोग पूछ ले, हमें ये तो B/C बोला है, लेकिन ऐसा भी C/D भी देता, D/E भी देता, E/F भी देता, कुछ भी देता, हमें फिर बोलता है A B C D F सबका निकालो रेशियो, तो ऐसे तो फिर हमारी ज़िंदगी निकल जाती है, ऐसे निकालते, तो हम लोग ऐसे नहीं निकालते हैं, स्मार्ट चलो। स्मार्ट में क्या है कि A/B अगर 3:4 है ना, तो वो चाहे ABCDEF कितना भी निकालोगे ना, तो भी A/B तो 3:4 ही रहने वाला है, बस उसका मल्टीपल आ जाता है। तो आप ऐसा ऑप्शन देखो कि जिसमें A/B 3:4 के अंदर में हो, ये देखो 7 × 21 और ये हो जाएगा 4, 3:4, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। सिर्फ हमने ये देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये पूरा कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सवाल में देखना है, जैसे ही सवाल में आया देखो कि A/B क्या दिया है 3:4, हमें निकालना क्या है, ये पूरा निकालना है, तो आप देखो किस ऑप्शन में 3:4 में बन रहा है, इसमें बन रहा है, बस खत्म, ऑप्शन खत्म, और बाकी तो ये बन ही नहीं रहा है। मान लो सपोज करो कि अगर आपको ये भी बन जाता, मान लो ये भी आ जाता 21:28 दिया हुआ होता, 21, 28 और 20 दिया हुआ रहता ये ऑप्शन, तो अब ये भी 3:4 है, ये भी 3:4, तो ये दोनों तो कट गया, ठीक है। लेकिन अब चेक करो सीधा B/C, बनाने मत बैठो सवाल, सीधा B/C 7:10, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें B/C 7:10 है, ये 4 से काट दो तो ये 10 है, यहाँ पे काटोगे 5 से काटो, आपका सॉरी आपका 14 और ये 10, ये होगा 7 और ये होगा 5, तो आपका 4 से काट दिया तो 7:5 आ जाएगा, लेकिन हमें 7:10 चाहिए, तो फिर ये नहीं होता, अंडरस्टूड। तो कुल मिला के हमें वो चेक करना है कि कोई भी एक जो इजी पड़ जाए ना, वो वाला रेशियो चेक कर लो और काम खत्म हो जाए। दो ऑप्शन कट जाएंगे, अगर मान लो फिर भी दो ऑप्शन बच जाए, तो फिर आप दूसरे वाले रेशियो चेक कर लो। तो आपको बस ऐसे स्मार्ट चलना है, आपको ये बनाने नहीं बैठना है सीधा। अब देखो AP and AQ are two tangents drawn to a circle with the center O from an external point P, external point A, if एंगल PAQ इज 40 डिग्री एंड देन POQ निकालना है। तो ABAQ के ये आपको क्या बोल रहा है, हिंदी वाले हिंदी में भी पढ़ लेना, ये सर्कल है। अब ये क्या बोल रहा है कि इसका एक और ना क्या है कि सेंटर है और बाहर कोई एक पॉइंट है A, यहाँ से क्या है कि दो टेंजेंट खींच रही है, टेंजेंट मतलब आपका हो गया स्पर्श रेखा है, तो दो स्पर्श रेखा खींच रही है जिसको नाम है P और Q, AP और AQ। अब सोचिए कि यहाँ से मैं आपको ये है, अब ये बोल रहा है ये 40 डिग्री है, तो हमें निकालना है, ये चेक कर लेना क्या बोल रहा है। देखो ये वाला 40 दिया है PAQ और POQ निकालना, POQ निकालना, तो ये निकालना है। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी कोई किसी सेंटर, जब भी किसी बाह्य पॉइंट से, बाहर वाले पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर में टेंजेंट खींचा जाता है, तो टेंजेंट और जो ये रेडियस होती है ना, इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना। ये 90 डिग्री होगा,
तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये 90 और ये 90 तो दोनों आमने सामने के 180 हो गए, इसमें भी 180 होते हैं आमने सामने के, क्योंकि पूरे क्वाड्रिलेटरल के अंदर में क्या होता है, चतुर्भुज के अंदर में क्या होता है, 360 डिग्री एंगल होता है ना। तो ये 180 हो गए ये दोनों, तो ये भी 180 होंगे, ये 180 है तो ये 40 हो गया, तो ये 140 होगा, 40 घटा दो ना 180 में से, तो 140 हो गया। अंडरस्टूड। बहुत ज़्यादा अच्छे से बता रहा हूँ, जैसे सिलेबस खत्म कर रहे हो, मेरे को खुद को स्लो लग रहा है, लेकिन अगर आपको ये स्पीड अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट में बताना, फिर तो मैं इसी स्पीड से करवाऊंगा। अंडरस्टूड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग ये छठवां सवाल करते हैं। अब इसको थोड़ा समझो कि सेक थीटा 29/20 है। तो अब मान लो कि ये एक आपका हो गया, ये यहाँ पे थीटा हो गया, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, आपका समकोण त्रिभुज है। अब सोचो कि सेक क्या होता है। सेक क्या होता है? सेक आपका कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइट होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो ये हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस हो गया 29 और बेस हो गया आपका 20। अंडरस्टूड। तो ये तो हो गया आपका चीज़। लेकिन अब समझो कि ये आपका अगर ट्रिपलेट याद है ना, तो आपका 20, 21 और 29 का ट्रिपलेट होता है। तो 29, 20 ये है तो ये 21 हो जाएगा। ठीक, ये ट्रिपलेट हो जाएगा। अब आपका ये 21 हो जाएगा। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो आपको याद तो करना ही है, लेकिन टेम्परेरी बेस पे बता देता हूँ कि 29 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, फिर ये आएगा 21 स्क्वायर, तो फिर 21 आएगा आंसर। निकालना आता होगा। ठीक है, तो ये हो गया 21। अब समझो कि इसमें सीधा वैल्यू पुट करो, 3 इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा। साइन क्या होता है? ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 21/29 होता है, तो ये आ जाएगा 29/21। ठीक है, कॉसेक उल्टा हो जाएगा साइन का, साइन निकाल के उसका उल्टा कर दो। प्लस 3 इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? आपका ये हो जाएगा 20/21, बेस अपॉन हाइट हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा। 21 अपॉन आपका 21 नहीं, सॉरी, आपका हो जाएगा 20/21, तो आपका 20/21, तो 20 बेस अपॉन आपका परपेंडिकुलर 20/21। तो ये 3 से काट दो ये 7, ये 3 से काट दो ये 7, 20 और 20 40 और 9 49/7 क्या हो जाएगा 7। ठीक है, चलो आगे। सातवां ये हो गया x² प्लस x 1/x² बराबर 83। तो आपका ये निकालना है। तो अब इसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से समझना। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद है ना, या फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है सवाल ये करने का, तो आपको ना ऐसे कर लोगे। आपको सीधा सीधा क्या करना है, इसमें मैं आपको पहले तो ऐसे करके बताता हूँ, फिर आपको मैं कैसे आया वो सब भी बताता हूँ। तो पहले ये ऐसे करके क्या है कि x² प्लस 1/x² जब भी दिया हुआ और x माइनस 1/x निकालना हो ना, तो ये होता है √k-2, ये फॉर्मूला होता है। तो 83 में से 2 गया तो 81 का अंडर रूट हो जाएगा 9, तो x माइनस 1/x 9 हो जाएगा। और x माइनस 1/x से जब भी ये निकालना हो ना, तो सीधा फॉर्मूला क्या होता है, x³ माइनस 1/x क्यूब का फॉर्मूला होता है k³ प्लस 3k, ये फॉर्मूला होता है। तो k³ क्या है, 9 है ना, ये 9 है, तो इससे ये 9 का क्यूब हो जाएगा, 9 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9। ठीक है, तो 29 27 ना, सॉरी आपका 729 क्यूब है ना, तो 729 प्लस ये हो जाएगा 27, तो ये हो गया आपका 9 और 7 16, ये हो जाएगा आपका 756। अंडरस्टूड। तो ये आपका हो गया। तो ये तो हो गया कि अगर आपको फॉर्मूलाज वगैरह थोड़ा बहुत याद है और आपको इशारों से आपको सब समझ आते हो, बाकी आता कहाँ से है वो भी थोड़ा बता ही देता हूँ। तो अब क्या होगा, इससे अगर आपको निकालना हो तो आप ये थोड़ा सोचो कि आप ये निकालने का सोचो कि x माइनस 1/x का स्क्वायर क्या होता है। इसका स्क्वायर होगा x² प्लस 1/x² माइनस 2, यही होगा ना। इसका करके देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो 2ab करोगे तो 2 इंटू x इंटू 1/x करोगे तो कट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये सब आते कहाँ से फॉर्मूलाज। तो अब ये जो है ना, इसको मैं जब k मान लेता हूँ तो फिर k-2 बन जाता है और ये अंडर आ जाता है, तो ये अंडर रूट k-2 आ जाएगा फॉर्मूला। लेकिन यहाँ देखो 83 में से 2 गया तो 81 का अंडर रूट हटाओगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा 9। लेकिन अब इसका क्यूब करते हैं, क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा। इसका क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब हो जाएगा, तो इसका क्यूब करो तो हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ माइनस आपका हो जाएगा ये अब क्या होता है, माइनस 3a² ये होता है ना, 3a² और 3ab² प्लस 3ab²। तो आपको क्या हो गया, या फिर ये बोलो 3ab ब्रैकेट a माइनस b, ऐसा होता है ना। तो 3ab आपका और 3ab ब्रैकेट a माइनस b की वैल्यू क्या हो गया, x माइनस 1/x की वैल्यू 9 ही है, तो 9 ही लिख दी, तो बराबर हो जाएगा आपका। अब इसका क्यूब करो, 9 का क्यूब। ये मैं लेबोरियस मेथड से बता रहा हूँ, ऐसे नहीं करना है, आपका एक्सपीरियंस कर लेना। ये आता कहाँ से वो सब बता रहा हूँ। 29 27, तो ये आपका 9 का क्यूब प्लस 27 आ जाएगा, और यहाँ से हो गया 757 फिर 756, तो ये हो जाएगा। अंडरस्टूड। चलो आगे। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका ABC के अंदर में एंगल B 90 डिग्री है। इफ़ tan A 1 है तो ये इसका वैल्यू निकालना है। तो अब आपको यदि किसी समकोण त्रिभुज में ये है तो tan A ये है, तो ये इसका वैल्यू निकाल लो। अब सोचो, पहले tan A बराबर 1 है, तो tan A जब 1 होता है तो A क्या होगा 45 डिग्री। tan 1 कब होता है 45 डिग्री पे, तो इसमें सीधा 45 रख दो, सीधा बात है ना। या फिर ये कर सकते हो 4 sin A cos A क्या होता है 2 इंटू साइन 2A, तो साइन 2A 2 इंटू साइन 2A ही होता है ना। तो 2 इंटू साइन 2A, साइन 2A की वैल्यू हो जाएगा 45 दूना 90, साइन 90 क्या होता है 1,
2 हो जाएगा आंसर। लेकिन ऐसे नहीं करो तो सीधा निकालो फिर 4 इंटू साइन ए, साइन ए क्या होता है 1/√2, मतलब साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2, √2 ये 2 हो जाएगा, 2 से कट गया तो ये भी 2 हो जाएगा। कुछ भी करो, अगर सब दिमाग में जैसे करना हो कर लो। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द के फॉर विच ए 7 डिजिट नंबर, ये वाला जो है ये डिविजिबल हो जाए 6 से। के का न्यूनतम मान, ये ध्यान रखना न्यूनतम पूछ रहा है, बाकी आंसर तो बहुत सारे हैं, तो न्यूनतम मान से आओ। तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा पहले ये देखो कि ये 6 से डिविजिबल है। तो जब भी कोई संख्या 6 से डिविजिबल होती है तो वो 2 से भी होती है और 3 से भी होती है। तो 2 से पहले देखो, ये संख्या सोचो कि 2 से डिविजिबल है क्या, है ना, यूनिट डिजिट आपका 0 2 4 6 8 है, तो 6 है यहाँ पे, तो 2 से तो है ही। हमें सिर्फ 3 से चेक करना है, तो 3 से चेक करने के लिए क्या करोगे 249K876। एक चीज़ ध्यान रखो, 3 और 9 का जब भी आपको पूछे ना 3 और 9 का डिविजिबिलिटी, तो हम जब सम करते हैं ना, डिजिट का सम करते हैं, या डिविजिबिलिटी तो आता होगा 3 में क्या होता है, संख्याओं का सम करके देखो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। लेकिन इसको भी थोड़ा स्मार्ट बता रहा हूँ, सेकेंड्स बचाने के तरीके। सेकेंड्स क्या कैसे बचेगा कि अगर आपको 3 से डिविजिबल करना है तो आप ऐसे मत जोड़ना, 7 और 6 13, तो आपका 13 और 8 हो जाएगा आपका 21, और आपका हाँ 21 और 9 हो जाएगा 30, उसके बाद में 34 36, ऐसे मत करना। ऐसे करोगे तो आपका टाइम पास होगा। आपको हमेशा जब 3 का देखना तो आप 3 के मल्टीपल जहाँ जाए ना वो काटते जाओ, ये काट दो, ये काट दो, 4 और 5 6, 6 भी आपका 3 से हो जाता है, 8 और 7 15, ये भी 3 से हो जाता है, 15 भी 3 के पहाड़े में आता है ना, तो ये भी काट दो, सब कट गया ना, सब 0 हो गया। तो आपको जोड़ना नहीं पड़ा ना, देखो कितना जल्दी काट कटा के हो गया खत्म। हमारे पास सिर्फ के बचा। अब जब सब कुछ कट ही चुका है, सब कुछ डिविजिबल 3 से है, तो हम इस के को मिनिमम 0 ही रख देते हैं, तो सब कट जाएगा, तो आपका 0 आंसर हो गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो 0 आंसर हो गया। अगर मान लो कि यहाँ पे मान लो सब नहीं करता और ये 8 की जगह पे 9 होता, मान लो 9 होता, तो 9 होता तो क्या होगा कि आपका 9 होता तो 9 कट जाता, 7 बच जाता, 7 में से भी 6 हटा दो तो 1 बचेगा। तो अब जब 1 बचता तो 1 को 3 बनाने के लिए मुझे इसमें 2 जोड़ने पड़ते, अंडरस्टूड, फिर वो 2 आंसर होता। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, तो उस हिसाब से आपको चीज़ें करनी है। चलो आगे 10वां, ए शॉपकीपर मार्क्ड द प्राइस 20% मोर देन द इट्स कॉस्ट प्राइस, इफ ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 30% देन फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। एक दुकानदार ने वस्तु का क्रय मूल्य 20% अधिक अंकित किया, यदि वह 30% की छूट देता है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको सोचो कि मैं आपको इसके भी दो तीन तरीके बता देता हूँ, आपको जो जिसका जैसा मन करे, श्रद्धा जैसी जिसकी श्रद्धा उसके हिसाब से कर देना। अब सोचो कि क्रय मूल्य को 20% अधिक अंकित किया। अब सोचो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 5 पे 1 अधिक मतलब 6/5 अंकित किया, अंडरस्टूड। अब 30% की छूट दिया, 30% मतलब 3/10, तो 10 पे 3 की छूट दिया मतलब 7/10, ये हो गया। अब इसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो अभी काम करो 7×42 42/50, इसको थोड़ा डबल कर देते हैं तो हो जाएगा 84/100। तो 100 की चीज़ 84 में बेच रहे हैं तो 16 की छूट होगी ना, 16% की परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज में क्या होता है नीचे 100 होना जरूरी है, तो 16%। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बोलता है यदि दुकानदार ने वस्तु को क्रय मूल्य को 20% अधिक अंकित किया। जब 20% अधिक अंकित किया तो 5 की चीज़ को 6 अंकित किया, 5 की चीज़ को 6 अंकित किया। अब सोचो यदि वो 30% की छूट देता है तो इसका मतलब 10 की चीज़ को 7 में बेच रहा है, 10 की चीज़ को 5 की चीज़ 6 कर रहा है, 10 की चीज़ 7 कर रहा है। तो पहले बताओ चीज़ों का मार्क्ड प्राइस तो एमपी तो सेम ही रहने वाला है ना, एमपी मतलब ये सीपी है, ये एसपी है, ठीक है, ये एसपी है बेचने वाली और ये खरीदने वाली और ये मार्क्ड है, तो ये दोनों सेम होगा। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को है ना मैं सेम बना सकता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 6×5 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 तो 25, तो 25 की चीज़ 30 में बिक रही है, ऐसा मान सकते हो। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 7 21 और ये 3 से हो जाएगा 30। तो अब हो गया, तो हमारा हो गया 21:25:30, ये हो गया। तो अब इसका मतलब 30 की चीज़ कितने में जा रही है, आपका 30 की चीज़ कितने, अब ये क्या बोल रहा है हानि का प्रतिशत बताओ, सॉरी हानि का प्रतिशत बोल रहा है। तो आपको पता है 25 में खरीदा था 21 में बेच रहा है, सीपी और एसपी, तो 25 की चीज़ 21 में जा रही है, मतलब 4 का हानि हो रहा है, किसके ऊपर 25 के ऊपर में, तो 25 के ऊपर 4 मतलब हो गया 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 16%, अंडरस्टूड। तो आपको मैं बहुत दो तरीके से बता दिया हूँ। अब वो पहले वाला इजी था, ये वाला हार्ड है, लेकिन ये वाला जो जिसका जिस समय जो दिमाग में आए, ठीक है। आगे देखो, इन ए कंपनी ऑल एम्प्लॉइज आर गेटिंग इक्वल वेजेस इफ द नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इंक्रीज बाय 20%, number of the employees increased by 20% and their wages per head are decreased by 18%, what is the percentage decrease in total wages? एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है, यदि कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि लिखा है, वृद्धि की जाती है, तो हर व्यक्ति के वेतन में 18% की कमी की जाती है, तो कुल वेतन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अब सोचो, ये है ना सेम टू सेम सवाल, इसी टाइप का सवाल मैंने क्या करवाया था, मैंने अपने परसेंटेज जो आपका वन शॉट है ना, परसेंटेज के वन शॉट के अंदर में करवाया है, उसके अंदर में ए बी जो टाइप है ना, ए बी टाइप या फिर ए बी टाइप मान लो,
तो एवी टाइप के अंदर टाइप के जो सवाल है ना, उसके अंदर में मैंने ऐसा करवाया है। इसको समझो, मेरी बात को समझने का ट्राई करना। या फिर सक्सेसिव मान लो, सक्सेसिव के अंदर में करवाया मैंने, सक्सेसिव भी आप मान सकते हो, सक्सेसिव में भी इसी टाइप का है। तो अब इसको कैसे करते हैं कि टोटल वेतन बोल रहा है, टोटल वेतन आता कैसे है, पहले ये देखो टोटल वेतन कैसे आता है, नंबर ऑफ द एम्प्लॉय इंटू एक एम्प्लॉय की सैलरी, ठीक है। अब सोचो कि आप कंपनी का खर्चा कैसे आएगा, जितने लोग अब कंपनी में काम कर रहे हैं इंटू उसके एक आदमी की सैलरी, ऐसे ही आएगा ना। तो अब सोचो कि कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, तो संख्या है ना ये नंबर ऑफ द एम्प्लॉय में 20% की इंक्रीज हुई, और वेतन के अंदर में 18% की कमी आई, तो सैलरी में 18% की कमी आई। तो जब भी ऐसा हो ना, जब बीच में मल्टीपल हो और एक बड़े एक घटे जो भी होगा, या दोनों बड़े दोनों घटे जो भी करना हो, इन दोनों में चेंज होता है, बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो आप ना इसका सक्सेसिव ले सकते हो, ध्यान रखना। इन दोनों का क्या ले सकते हो, सक्सेसिव ले सकते हो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 20% की इंक्रीज हुई, जो आपका सीरीज मेथड था, 20% इंक्रीज हुई तो 6/5 कर दिया, और 18% डिक्रीज हुई है, तो 18% डिक्रीज हुई है तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 82 हो जाएगा 100 के ऊपर में। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, फिर आप काट दो तो आपका ये आंसर कुछ ना कुछ इसमें से आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, असल का 1, 8 48 गुण 50, 49 ये हो जाएगा, और बट्टे में हो जाएगा 500। अब इसको थोड़ा मैं डबल कर देता हूँ, डबल करने से क्या होगा बताता हूँ, 1000 हो जाएगा नीचे, 4 9 18 8, असल का 1, 4 दूनी 8 और 9, ये हो जाएगा बट्टा 1000, इंटू 100 कर दो, 100 कट गया, ये हो जाएगा 10। मतलब ये आपका, ये देखो कि आपका एक चीज़ और ध्यान करना, 984 है तो इसको कितना का हो रहा है, ये हो रहा है आपका 16 कम हो रहा है ना, तो अब आपका 16/1000 इंटू 100, तो 100 ये हो जाएगा 1.6, तो ये हो जाएगा 1.6। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका और है। तो ये तो हो गया सीरीज़ का मेथड। तो अभी नॉर्मल मेथड से क्या करोगे, 20% बढ़ाया और 18% कम किया, 20% बढ़ाया और 18% कम किया, तो अभी इन दोनों का हम लोग सक्सेसिव ले सकते हैं। सक्सेसिव क्या होगा, सक्सेसिव होगा A प्लस B प्लस AB/100, इस टाइप से होता है ना फॉर्मूला। तो अब साइन के साथ लेना है, A अगर हमारा 20 है, B अगर हमारा -18 है, प्लस A अगर 20 है, B अगर -18 है बटा 100, तो ये हो जाएगा 18 में से 20 गया 2, -18 दूने 36, 3.6, ये बटा में से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 1.6। तो -1.6 मतलब कितने की कमी है ना, कमी है इसलिए माइनस में आ रहा है, तो 1.6। अंडरस्टूड। चलो, किस कोण पर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी होती है। तो अब इसको ना करने की कुछ जरूरत नहीं है। आप सोचो कि ये वृत्त है, मतलब कि व्हाट एंगल इज द आर्क लेंथ हाफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। अब सोचो ये सर्कल है, ये क्या बोल रहा है कि चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी, ये पूरी परिधि है, तो इसकी अगर आधी की बात कर रहा है तो ये लाइन खींच दो, ये नीचे आधा ही है ना, ये चाप है, ये चाप है, यहाँ से यहाँ तक है, ये चाप है, ये आर्क है, ये जो आर्क है ना, ये इस पूरी सर्कमफ्रेंस का तो आधा ही है ना, तो इस ये एंगल कितना बना, 180 डिग्री बना, हो गया। अब इसको कैलकुलेशन मत करने लग जाना बच्चों जैसे, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे तो कैसे करते हैं वो भी बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। θ/360 इंटू 2πr, ठीक है। ये जो होगा ना वो क्या होगा, वो है आपका वो है आपका 2πr/2, यही हुआ ना 2πr/, क्योंकि पूरी सर्कमफ्रेंस का आधा है चाप, तो ये और ये चाप का फॉर्मूला होता है, ये आपका लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला होता है। लेंथ ऑफ आर क्या है, टोटल सर्कमफ्रेंस का आधा, तो 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, 2 से ये 180 हो गया, तो थीटा बराबर हो गया 180 डिग्री। अंडरस्टूड। तो इस तरह से भी आ सकता है ये फॉर्मूला से, बाकी दिमाग लगाओगे तो कुछ भी पेन नहीं उठाना है। इस लेक्चर में मैं क्या थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, थोड़ा बिगिनर का देख के, तो ऐसा है। आप कमेंट में बता देना कि आपको अच्छा जम रहा है कि नहीं जम रहा है। मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा धीरे भी बोल रहा हूँ। इन कलेक्शन ऑफ द रेयर कॉइन देयर इज ए 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 4 नॉन गोल्ड कॉइन। एक गोल्ड कॉइन है, एक नॉन गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड और नॉन गोल्ड। क्या बोल रहा है, देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 4 नॉन गोल्ड कॉइन, तो ये 1:4 के अंदर में। अंडरस्टूड। आगे, इफ 20 मोर गोल्ड कॉइन आर एडेड टू द कलेक्शन, 20 गोल्ड कॉइन और ऐड किया जाता है, मतलब गोल्ड कॉइन क्या किया जाता है, 20 बढ़ाया जाता है। द कलेक्शन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द गोल्ड कॉइन टू द नॉन गोल्ड कॉइन इज 2:3। 2:3 है। गोल्ड पहले है फिर नॉन गोल्ड है, ध्यान रखना। ये है ना बहुत सिली होता है, पहले गोल्ड बोला है फिर नॉन गोल्ड बोलना है, गोल्ड बोला है नॉन गोल्ड बोला है, तो उसी हिसाब से लिखना है। द टोटल नंबर ऑफ द कॉइन इन द कलेक्शन विल नाउ बिकम, अब कितने बन जाएंगे, हिंदी में पढ़ लेना आपको आसाम से समझ में आ जाएगा। अब ये बोल रहा है गोल्ड और नॉन गोल्ड का ये है और ये 20%। अब आपको पता है कि भाई बढ़ाया किस में है, बढ़ाया तो गोल्ड कॉइन है ना, हमने कोई न्यू गोल्ड नॉन गोल्ड कॉइन थोड़ी बढ़ा दिया है, तो ये तो सेम होने चाहिए। तो ये जब सेम होने चाहिए तो हम लोग इसको सेम बनाते हैं।
सेम कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज नहीं किया, मिल्क और वाटर में भी सेम है कि मिल्क और वाटर इसमें इतना है, इस दूसरे में मिल्क और वाटर इतना है, हमने मिल्क को इतना ऐड किया तो इतना हो गया, तो वाटर थोड़ी बढ़ाया है, बढ़ाया तो मिल्क है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या बढ़ाया है, गोल्ड कॉइन बढ़ाया है, नॉन गोल्ड कॉइन थोड़ी बढ़ाया है। तो नॉन गोल्ड कॉइन तो आपको सेम रहने वाला है। तो आपका क्या होगा कि ये आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 12 बन जाएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते ये 12 बन जाएगा। तो पहले इसको 3 से करते हैं, तो 3:12, ये हो जाएगा 8:12। तो 3 से 8 हुआ, 3 से 8 मतलब कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, 5, लेकिन हमारा असली में कितना बढ़ा, 20 बढ़ा। तो हमारे कितना गुना बढ़ रहा है, 4 गुना, मतलब 1 की वैल्यू 4 है। 1 की वैल्यू जब 4 है तो हमारे अब पूछा है, ध्यान रखना, अब कितने कॉइन है, अब तो ये 20 कॉइन है ना, पहले पूछा होता तो ये 15 होते, लेकिन अब तो 20 है, तो अब 20 है, तो 20 की वैल्यू कितने हो जाएगी, 1 की वैल्यू 4 है तो 20 की वैल्यू 80। अंडरस्टूड। चलो आगे, फाइंड द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इफ इट्स एरिया 16 पाई एंड द रेडियस इज 16। यदि किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल 16 पाई है और त्रिज्या इतनी है तो केंद्रीय कोण का मान बताओ। तो पहले बताओ कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अंडरस्टूड। तो और इसके बाद में क्या होता है, ये दिया हुआ कितना है 16 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और आर की त्रिज्या कितनी दी हुई 8, तो ये होगा θ/360 इंटू 8 बराबर 16। तो ये होगा 8, 2, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 90, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अंडरस्टूड। चलो आगे, ये मैं नहीं पढ़ना है, बताया था मैंने। वर्ष 2022 में कंपनी द्वारा निर्मित कारों की औसत संख्या क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द कार मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इन द ईयर 2022। इसको भी मैं 2 तरीके से बताता हूँ, 2 तरीके। मैं हर चीज़ को ना बहुत डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका कौन सा दिमाग में कौन सा तरीका कब आया ना वो पता नहीं चलता है, और आपको स्मार्ट तरीके भी आने चाहिए, लेबोरियस भी आने चाहिए। जब कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा और स्मार्ट दिमाग में नहीं आया तो फिर लेबोरियस ही काम आएगा। सब छोड़ना थोड़ी है सवालों को, थोड़ा सा ध्यान। एक चीज़ बता देता हूँ, मेरा रिकॉर्ड हो रहा है ना, हो रहा है, ठीक है। चलो हम लोग करते हैं आगे। तो अब देखिए 2 तरीका जो है वो दोनों तरीका में क्या है, एक तो आपका नॉर्मल एवरेज ही पूछा है, पिछले में कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं पूछी, लेकिन बता देता हूँ। तो इसको तीनों को जोड़ो, 2022 के एवरेज निकालना, तो जोड़ो 1, 5, 6 और 1, 5 और 6, 7, सॉरी ये 1 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6, 5, 11 का असल का 1, 3 और 3 6 और 3 9, ये हो जाएगा। और एवरेज पूछा है तो 3 का डिवाइड कर दो, 3 का डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 3, 0 आपका हो जाएगा 15, 16, 17, 2, 7, 21, 3057, ये हो गया। तो ये तो ईजी था इसलिए, लेकिन हमें दूसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं, वो होता है आपका डेविएशन का मेथड। आप एवरेज जो निकालते हो ना, एक तो मेथड था ये एवरेज निकालने का, एक और मेथड होता है अगर संख्याएं ज़्यादा होती है तो डेविएशन का मेथड निकाला है। अब हमें पता है कि ये सब 3000 के आसपास की संख्याएं हैं, दिख रहा है ना, 3000 के आसपास की संख्या है। तो मैं क्या करता हूँ, एवरेज मान लेता हूँ कि 3000 है, तो मेरा एवरेज तो 3000 है साहब, मैंने बोल दिया 3000 है तो 3000 है एवरेज। जब 3000 मैंने एवरेज बोल दिया है तो आप सोचो कि ये वाली संख्या 3000 से कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, तो 551 ज़्यादा है। तो देखो ये पहली संख्या तो भाई 551 ज़्यादा है, दूसरी संख्या कितनी ज़्यादा है, वो 20 ज़्यादा है। तो ज़्यादा ज़्यादा जोड़ते जाओ और कम वाले घटाते जाओ, तो 551, ये 20 ज़्यादा है, ये कितनी है, ये 400 कम है, ये 400 कम है। अब सोचो कि ये टोटल इतनी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा या कम जो भी आया तो वो इतना है ना, मतलब डेविएशन कितना है, डेविएशन एवरेज से डेविएशन तो इतना है। ये डेविएशन को क्या करता हूँ मैं, सब में बांट देता हूँ। अब सोचो कि किसी के पास इतना सेब ज़्यादा है, किसी के पास इतना सेब ज़्यादा है, किसी के पास इतना सेब ज़्यादा है, या फिर किसी के पास इतना अंगूर ज़्यादा है, किसी के पास इतना अंगूर ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी ज़्यादा अंगूर या फिर कम अंगूर है ना वो सब में बांट देते हैं, तो एवरेज में कमी या बढ़ोतरी हो जाएगी ना इक्वल अमाउंट से। तो ये जो इतना भी ज़्यादा कम है ना वो मैं 3 में बांट देता हूँ, 3 ही जने हैं, तीनों में बांट देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये एवरेज में कम ही या ज़्यादा हो जाएगा। 551 और ये 20 कितना हो गया आपका, हो गया 571 और ये आपका 400 गया हुआ है, तो 171 बचा, 171 बचा ना, तो 171/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5, 15, 16, 17, 7, 21, 3000 में ये जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3057। तो ये इस मेथड को जो बोलते हैं ना वो होता है मेथड ऑफ डेविएशन, ठीक है, एवरेज निकालने का है मेथड ऑफ डेविएशन। ये बहुत जगह काम आएगा, ये है ना थोड़ा लोगों को समझ में भी कम आता है, लेकिन बहुत इजी तरीके से मैंने बता दिया कि हम एज्यूम करते हैं और एज्यूम से डेविएशन निकलते हैं कि हमारा जो भी एज्यूम किया उससे डेविएशन कितना है तीनों में। ये परसेंटेज में मैंने अच्छे से बताया, मेथड ऑफ डेविएशन बताया मैंने, वेटेड एवरेज का मेथड भी बताया है। वन शॉट का सीरीज देखना, आपको बहुत फायदा होगा, मैंने सारे टाइप कवर कर लिए हैं, ठीक है। आगे ये नहीं पढ़ना है, देखो यहाँ पे काम की चीज़ें 8600, लेकिन पहले नहीं पढ़ना है,
आपको ये चीज़ ध्यान ना, पहले नहीं पढ़ना, मैंने बोल दिया ना, आपको खुद पता चल जाएगा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है जब सवाल पढ़ोगे। क्षेत्र में चावल का वार्षिक उत्पादन कितना है, तो चावल का वार्षिक उत्पादन कितना है 25%। अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि 25% ऑफ वॉट, तो वॉट तो यहाँ कहीं लिखा नहीं तो ऊपर ही लिखा होगा, फिर देखो ऊपर। इससे क्या होता है, समय बहुत बचता है, जब जरूरत पड़े तो देखो। और एक और चीज़, अब यहाँ पे मैं थोड़ी ट्रिक बताता हूँ कैलकुलेशन की। 25 को 86 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखना, ये ना थोड़ा हार्ड होता है। इस जब भी 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो उससे अच्छा 4 का डिवाइड कर दो, और ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जब भी ये 25 का डिवाइड करना हो तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर 25 का डिवाइड करना हो तो आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो, और 4 का मल्टीप्लाई करना मतलब 25 का मल्टीप्लाई करना हो तो 4 का डिवाइड कर दो। ये इजी रहता है। कैसे इजी रहता है वो थोड़ा बताता हूँ। 25 का डिवाइड मल्टीप्लाई करना, इसको आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे मैं क्या करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आपको समझ आएगा। ऊपर तो 25 चौका 100 बना ना, लेकिन 100 का जीरो का हमें दिक्कत नहीं है, जीरो यहाँ पे दिक्कत करता है, लेकिन जीरो का यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें सिर्फ हमें संख्याओं से मतलब है, तो जीरो का दिक्कत नहीं है। तो सीधा 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिख ही जाएगा, जीरो ऊपर नीचे होगा, बाकी तो सब सेम ही है। तो मैं क्या करूँगा, 25 को 86 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 4 का डिवाइड करूंगा, तो आपको देखना कितना इजी रहता है। अब सोचो कि एक तो आपका ये था, एक आपका ये था, दोनों में से कौन सा इजी है। 4 दूना 8, 1 चौक और 5, ये 215 आया। अब इसको आप करोगे तो 150, 15, 50, 200, 215, तो ये आपको मल्टीप्लाई करना। 25 का डायरेक्ट कर रहा हूँ तो वो भी अगर आपको नहीं आता फिर तो आप एक एक संख्या करके ऐसे करोगे, तो ये तो टाइम पास हो जाएगा ना। तो आपको पता है 215 आ रहा है, तो 215 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 215। जीरो का चक्कर, क्योंकि ये 4 का मल्टीप्लाई कर रहे थे ऊपर नीचे, ये जो 100 के बन रहे हैं ना, ये जब जीरो के ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। अब आप सोचो कि ऐसा होता 9187 इंटू 25, या फिर मान लो 6, एक ही और होता, तो ये थोड़ा हार्ड बन जाता है ना। इसको हार्ड बनने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं 4 का डिवाइड कर दूँ, ये ईजी पड़ेगा। 4 2 7 28, 1 4 2 8, 3 9 36, 2 आपका होगा 6 चौक 24, ऐसे करके आ जाएगा ना, तो हमें डिजिट पता चल जाएगी सीधी 17296, ये डिजिट पता चल जाएगी। तो वह देख लो डिजिट, पॉइंट का चक्कर करना नहीं है। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको ये चीज़ ध्यान रखना, मैं ट्रिक बता दिया कैलकुलेशन की, ये नहीं पढ़ना है, सीधा सवालों पे अटैक करो। अच्छा इसमें हिंदी नहीं डाला है क्या, चलो ठीक है मैं हिंदी में बता देता हूँ। ए शॉपकीपर सोल्ड द फॉलोइंग आइटम टू आरूसी। आरूसी को क्या किया कि एक दुकानदार ने ये सारे सामान बेचे, अर्निंग अ प्रॉफिट ऑन इट, प्रॉफिट कमाया उन्होंने। हाउ मच टोटल प्रॉफिट डिड ही अर्न ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डाटा। तो कल मिला के बोल रहा है कि दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ अगर इसने ऐसे बेचा है। तो अब सोचो कि लागत पर लाभ है, लाभ मतलब ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये मान लो। और ये भी है लागत मूल्य प्रति इकाई, मतलब सीपी है एक यूनिट का, सीपी पर यूनिट ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है, सोचो कि 20,000 रुपए का है, 20,000 रुपए की चीज पे 10% का लाभ हुआ, तो इस पे कितना लाभ हो गया 2,000 का। 72,000 पे 20% का लाभ हुआ तो 72 दूना 144, तो ये हो गया 14,400 का। ध्यान रखना जीरो का ध्यान रखना यहाँ पे। 300 पे 12% का लाभ हुआ तो ये हो गया 36, तो ये सब जोड़ दो, 14 ये हो जाएगा 16,436, 16,436 ही हो रहा है ना आपका, 16,436, हाँ 16,436 सही है। ओके चलो आगे। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ द के द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ये हैज़ नो सोल्यूशन। मैंने ये बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर 4 बार बता दिया है, शुरू से करोगे तो आपको और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैंने क्या बताया था, अगर कोई संख्या कोई भी चीज़ का नो सोल्यूशन है तो वो क्या होगा, a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 नॉट इक्वल होगा c1/c2, ये होता है नो सोल्यूशन, ठीक है। a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल होता है c1/c2, तो ये जो होता है ना ये होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये जो होता है ये होता है यूनिक सॉल्यूशन, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही आंसर जो होता है ना, एक ही आपका सॉल्यूशन है, एक ही हल हिंदी में। ये हो गया इनफाइनाइट मतलब अनंत हल, ठीक है। और ये हो गया कि कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मुझे पता है a1/a2, ये मेरे को कोई हल नहीं में क्या बताया था मैंने, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये पूछ रहा है। तो अब a1/a2 करो, a1/a2 क्या होता है कोफिशिएंट होता है, तो ये हो गया k, तो k/7 इक्वल होगा -15, माइनस में लेना है ध्यान रखना, माइनस को चूक में जाना, -/-21, तो माइनस से माइनस कर किया 7 21, तो हो गया 5, तो k बराबर हो गया 5, अंडरस्टूड। चलो आगे 19वां, ये हो गया 1/6 भाग है, तो इसको मैं थोड़ा उल्टा कर दूंगा, 9 × 2/3 × 18 + 5, ओके। ये हो गया आपका 3 3
3 दूनी 6, 6 कैंसिल हो गया, 18 और 5 23। अंडरस्टूड। चलो आगे। अब देखो, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट, अभी यहाँ 20 और थोड़ा इजी है वैसे तो, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7,200 इन 3 years एट द रेट ऑफ 16% पर एनम इक्वल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 9,600 एट द रेट ऑफ x परसेंटेज पर एनम इन 4 years, द वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू। यदि 16% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में 7200 पर साधारण ब्याज x प्रतिशत वर्ष की दर से 4 वर्षों में 9600 पर साधारण ब्याज के बराबर है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि 16% से 3 साल का ब्याज 7200 पे कितना होगा, 16 48 48, तो 48% आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 7200 पे, ये इक्वल है x% से 4 साल, 4 साल के x% मतलब 4 इंटू x%, 4 इंटू x% से 9,600 के, इन दोनों के ये वैल्यूज़ क्या है, बराबर है। तो अब थोड़ा काट दो, तो ये हो जाएगा आपका 12% से परसेंटेज कट जाएगा, और उसके बाद में ये चीज़ समझो, ये हो जाएगा 12 इंटू 8 96, आपका हो जाएगा 0 कर देते हैं, 0 से 0 ये 0 कट गया, ये हो जाएगा 8 79, तो ये हो गया 9%। ठीक है, ये 0 के चक्कर में नहीं पढ़ना, मैंने थोड़ा बताया ही था आपको, 9 आ रहा था 9%, बाकी सब तो कट गया ना, तो 9 ही आ रहा है, x की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू 9 हो गई। अंडरस्टूड। चलो आगे। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः, अब यहाँ से 21 नंबर सवाल है, यहाँ से थोड़े से वो सवाल रखा हूँ जो हार्ड है, टाइम टेकिंग है, या फिर इन सब 25 सवालों में से जो सबसे अच्छे 5 सवाल है ना, बस वही रखा हूँ। हार्ड होने का मतलब ये नहीं कि ये हार्ड है, ये तो ईजी सवाल है, लेकिन थोड़ा ये मान लो कि इनमें यही बेटर था। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 और 25 में बढ़ सकते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, मैं हर बार दोनों पढ़ूंगा ना तो आप सोचो कि फालतू टाइम पास होगा। पाइप ए और बी एक टैंक को 15 और 25 घंटे में भर सकते हैं। ए है, एक बी है, ये 15 में भर सकता है, ये 25 में भर सकता है। अंडरस्टूड। जबकि पाइप सी पूरे टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। सी है ना, खाली वाला टैंक है, आउटलेट पाइप है, तो 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए को 5 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, तो कितने घंटे के बाद टैंक को बचा हुआ हिस्सा भर जाएगा। तो ये सब आपको इंग्लिश में पढ़ लेना। अब ये बोलना चाह रहा है कि भाई ये 5 घंटे के बाद कुछ ये ए वाला बंद कर दिया, तो फिर कितने में भरेगा, बाद वाला पूछा, फिर कितने घंटे में भरेगा बचा हुआ हिस्सा। तो अब सोचो कि पहले तो इनका एलसीएम लेना होगा, लेकिन अब इनका एलसीएम लेने की भी ट्रिक बता देता हूँ। अब 15, 25 और 40 की एलसीएम लेते लेते तो आपका टाइम पास हो जाता है। वैसे मत कर देना, ये 15, ये 25, ऐसे बच्चों जैसे मत करना। सीधा आप देखो कि 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 8। कॉमन क्या है, 5, तो 5 ले लिया। बाकी जो नॉन कॉमन है वो उसको एक एक बार लिख दो, 3, 5, 8, बस ये हो गया आपका एलसीएम। 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 आया हुआ है, बचा कितना, 40, 8 बचा 40 हो गया ना। और 25 बचा, 5 25 25 ले लिया, तो 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 5 है इसमें, 8 इंटू 5 है, तो पीछे बचा 15। तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ये नेगेटिव में ध्यान रखना, ये वाला आउटलेट है, तो ये हो गया। और ये कितना होता है, वो आपका 5 इंटू 3 15, 15 और 8 120, 120 और 5 होता है 600 एलसीएम आ गया। तो अब देखो इतना जल्दी हो गया ना हमारा, बाकी हमें सोचना नहीं पड़ा ये सब एलसीएम ऐसे नहीं किया ना, तो हम लोग इसको थोड़ा तोड़ के कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब सोचो, अब क्या बोलते हैं, पाइप ए को 5 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, तो कितने घंटे बाद बचा हुआ हिस्सा भर जाएगा। पहले देखते हैं बचता कितना है 5 घंटे बाद। सवाल ऐसे ही होगा ना, 5 बचता कितना है। पहले 5 घंटे इन तीनों को चलाते हैं, फिर देखेंगे बंद चालू हुआ बाद चलाते हैं। तो पहले 40 और 24, ये होता है आपका 9 बचा, 9 और 40 49, तो 49 1 घंटे में भर रहा है। 49 कहाँ से आया, 40 24 को जोड़ा और 15 घटा दिया, 49 आया। 49 अगर 1 घंटे में भर रहा है तो 5 घंटे में कितना भरेगा आपका 25 25 250 में से 5 का कट गया तो 245। तो 245 अगर हमारा इसमें से कट जाएगा तो आपका 400 और 355 बचा। तो 245 तो भर गया 5 घंटे में, 355 बचा हमारे 5 घंटे के बाद में। तो अब 355 बचा है, तो अब क्या बोला, ए को 5 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। तो ए को हम बंद कर देते हैं साहब, ये 40 को बंद कर देते हैं। अब इन दोनों को चलाते हैं, लेकिन ये दोनों कितना भरेगा 1 घंटे में, 1 घंटे में भरेगा 9। तो 9 जब भरेगा, 24 में से 15 घट जाएगा ना, 24 तो भर रहा है, 15 खाली कर रहा है, तो 9 बढ़ जाएगा। तो 9 यहाँ पे मैं आपका 9 यहाँ से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो 9 करते हैं डिवाइड, तो क्या बचेगा आपका, सही कर चल रहे हैं ना, 29 27, उसके बाद में बचा 3 और 5 8, और 9 81, 39 से 4/9, ये हो गया 39 से 4/9। तो ये हो गया, बस खत्म। हमने क्या किया, मैं एक बार थोड़ा हल्का सा टिप दे देता हूँ। हमने करके सीधा 15 25 और 40 किया। अब एकदम फास्ट करते हैं, ये हो जाएगा 600 बार, ये 40 बार गया, ये 24 बार गया, और ये आपका हो गया 15 बार गया। तो ये नेगेटिव था, हमने तीनों को 5 बार 5 घंटे तक चलाया, तो 49 इंटू 5 किया, 49 इंटू 5 करते हैं तो 245 आता है। ये तो हमने भर दिया 5 घंटे में। खाली कितना बचा, खाली आपका बचा 250
आपका 355 बचा खाली, लेकिन आपको पता है कि ये तो बंद कर चुके हैं। अब हमारे ये दोनों चल रहे हैं तो 9 खाली होगा, ये माइनस में है ध्यान रखना, तो ये 9 होगा। तो जब ये खाली करना है तो 9 की स्पीड से कितनी देर में खाली कर देंगे हम लोग, 39 से 4/9 में कर देंगे। देखा कितना फास्ट किए, तो ये इसी फास्ट से करना है। मैं इसलिए बोलता हूँ बार बार मौक दो, एक बार करते हो तो थोड़ा धीरे चलता है, दूसरी बार में पेन ऐसे चलता है खच 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 खच, ठीक है। चलो ऐसे, चलो 22 वाला सवाल करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी हैविंग साइड ऑफ द 10 20 एंड 20 एंड द राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर विद द हाइपोटेन्यूज 30 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द परपेंडिकुलर इज 12 सेंटीमीटर। अब इसको करने के भी 2-3 तरीके हैं। कहने का मतलब ये क्या बोल रहा है, एक तो आपका एक ये है, देखना स्मार्ट तरीके भी करेंगे, वो भी करेंगे। ये 20 है, ये 20 है, ये 10 है, ये है, और एक ट्राइंगल है जिसका ऐसे है, ये 13 है, एक सबकोण त्रिभुज है जिसको 13 और 12 है, पर एक लंबवत है 13, तो ये 13 है। तो इन दोनों के एरिया के अंदर में डिफरेंस निकालना है। तो पहले तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया पहले निकालते हैं। 13 अगर ये 12 है तो ये 5 होगा, आपको ये तो आता होगा, ट्रिपलेट याद होगा ना, 5 12 13, 5 25 और 12 12 144, और 144 और 25 169, इसका 169 का अंडर रूट 13, तो 5 12 13 होता है। तो इसका अगर हम लोग को एरिया निकालना हो तो क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 60 30, तो इसका तो एरिया 30 हो गया। चलो ये तो फाइनल हो गया। अब हमें निकालना है इसका एरिया, फिर डिफरेंस ले लेना है। तो इसका एरिया निकालने के तरीके थोड़ा समझना। अब इसका एरिया निकालने का एक तो तरीका है आपका हीरोन का सूत्र, हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन फार्मूला क्या होता है, उससे निकालते हैं। पहले हीरोन फार्मूला को देखते हैं, फिर मैं थोड़ा अलग भी बताऊंगा आपको, हर तरीका बता देता हूँ। हीरोन में क्या होता है, पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, अर्ध पेरीमीटर। तो 20 से 20 40 और 50 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 25, तो ये तो गया सेमी पेरीमीटर। और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस माइनस ए 25 में से 10 गया 15, पहले तो 25 ही होता है, एस एस माइनस ए होता है ना, पहले 25 इंटू 15 इंटू फिर ये कितना हो गया 5 इंटू 5, ये हो जाएगा। अब इसको निकालते हैं, 25 का 5 बाहर आ गया, 5 इंटू 5 का और 5 बाहर आ गया, तो ये कट गया, ये कट गया, तो फिर क्या बचा सीधा 15, तो 25 अंडर रूट 15, यही हुआ ना। अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो 25 अंडर रूट 15, हाँ यही बचा, ठीक है 25 अंडर रूट 15। अब देखो, अब मैं और बताता हूँ, 25 अंडर रूट 15 है तो 25 इंटू अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट दे रखी है सवाल में 3.87, तो आपको ये करेंगे आपका 3.87, तो 25 इंटू 3.87। अब इसको करने के भी थोड़ा सा आप करना क्या कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे बताया था कि आपको 25, मैं आपको पिछले ही सवाल में क्या बताया, जब भी किसी संख्या को 25 से मल्टीप्लाई करना हो ना, देख रहा है यहाँ पे काम आता है। अब 25 से मल्टीप्लाई करोगे टाइम पास होगा। अब मैं क्या करता हूँ 4 का डिवाइड कर देता हूँ, आपको देखना कितना फास्ट चलेगा। ये हो जाएगा 9 चौक 36, 37 38 2 हो गया, तो 2 7 6 चौक 24 96। अब आगे कुछ भी हो जाए बाढ़ में जाए, तो 96 में से 30 निकालना है, निकाल दिया तो हो गया 66। देखा कितना फास्ट हो गया। अगर आप यही 25 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो डिजिट यहाँ देखो, दोनों में अंतर क्या होता है थोड़ा ये भी बताता हूँ आपको। जब आप 3.87 को 25 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपकी डिजिट इधर से आना स्टार्ट होती है। 25 इंटू 7 करोगे, फिर आपका 175 बनेगा, ये होगा, फिर आपका 17 होगा, 25 8 200 और 17, फिर इधर से स्टार्ट हो रही है ना डिजिट आना। लेकिन जब भी आप 4 का डिवाइड करोगे ना, तो आपकी डिजिट इधर से आना स्टार्ट होगी, जो कि इधर की डिजिट ज़्यादा वैल्यूएबल है ना, तो आपकी वैल्यूएबल डिजिट आने लगती है। जैसे 66 डायरेक्ट आपका 96 डायरेक्ट आ गया, लेकिन इधर से करते तो पहले 5 आता, फिर 7 आता, फिर 6 आता, फिर 9 आता। लेकिन इधर से करते तो 9 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7 आता है, फिर 5 आता है। ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। मैं देख लो छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी बातें हो जाती है। शक्तिमान सीरियल में आता था ना, छोटी छोटी बातें मोटी बातें, तो ऐसे वाला। तो 23 वाला आपको करना है। अक्षरा एंड सिद्धार्थ ट्रेवल फ्रॉम ए पॉइंट पी एंड क्यू। आपको हाँ सॉरी मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बता रहा था इसमें। चलो इसमें एक और मेथड क्या बता रहा था कि इसका जो एरिया ना, ये तो मैं हीरोन के फॉर्मूला से बताया, लेकिन हीरोन के फॉर्मूला से भी ऊपर आप जा सकते हो। हीरोन का फॉर्मूला नहीं करो ना तो भी आपका चल सकते हो। उसका तो आपका 30 आया था, ये तो आपका 30 आया था। इसको क्या करो, ये 20 है, ये 20 है, ये 10 है, आपको पता है 20 ये आप इसको मैं क्या ले लेता हूँ, आइसोस्केलस यही बोलते हैं ना शायद इंग्लिश में, समद्विबाहु आइसोस्केलस जो भी बोलते हैं। तो 20 अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। देखना मैं दूसरे तरीके से क्या बताऊँ, ये 90 डिग्री है, ये 20 है और ये 5 है, तो मैं काट देता हूँ 5:4, तो ये होगा 4 चौक 16 और एक 5, 16 में से 16 और में से एक गया तो रूट 15, तो ये जाएगा रूट 15, और ये मैं 5 से काटा हूँ तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 रूट 15, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया। अब मैं इस पे ऊपर में वही लगा सकता हूँ फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 10, बेस आपका सॉरी अब हाँ बेस इंटू हाइट, तो 5 × 10 10 इंटू हाइट कितना है 5 रूट 15, तो ये हो जाएगा 5 से कट गया 25 रूट 15, तो यही तो आया
जो हीरोन के फॉर्मूला से आया था। तो कुल मिला के आप इसमें परपेंडिकुलर का भी निकाल सकते हो और हीरोन के फॉर्मूला से भी कर सकते हो, आपको जैसे जिसकी श्रद्धा। ठीक है, चलो आगे। अक्षरा एंड सिद्धार्थ ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए पी एंड क्यू ए डिस्टेंस ऑफ 72। ये सबसे अच्छा सवाल है इस पूरी शिफ्ट का, सिर्फ यही एक अच्छा सवाल है, बाकी तो आपका सब टाइम पास है। एक और सवाल है जो थोड़ा अच्छा है, दो सवाल अच्छे हैं। अक्षरा एंड सिद्धार्थ ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। अब देखो एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है। अक्षरा और सिद्धार्थ क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, इधर से इधर तक चलते हैं। अच्छे से समझना, सवाल की गहराई को समझना। P एंड Q ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट ए रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी, अब देखो कि ये अक्षरा है, ये सिद्धार्थ है, ये चल रहा है 8 से, ये चल रहा है 10 से, दोनों किलोमीटर पर आवर में, और ये 72 किलोमीटर की डिस्टेंस से, ध्यान रखना। अब देखना, बहुत ज़बरदस्त बता रहा हूँ, रेस्पेक्टिवली। सिद्धार्थ रीचेज Q फर्स्ट एंड रिटर्न इमीडिएटली। सिद्धार्थ क्या करता है, क्यू तो फर्स्ट पहले पहुंचता है, सिद्धार्थ ही पहुंचेगा क्योंकि 10 की स्पीड से जा रहा है तो वो जल्दी पहुंचेगा। ये तो यहाँ तक पहुंच गया, उसके बाद क्या किया, इसने रिटर्न आना स्टार्ट किया। ओके, क्यू फर्स्ट एंड रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट अक्षरा एट आर। अब क्या हो रही है, अक्षरा तो आ रही है। अब देखो, अब समझना मेरी बात को, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। अक्षरा यहाँ से स्टार्ट की, सिद्धार्थ भी यहाँ से स्टार्ट किया। सिद्धार्थ क्या किया, थोड़ा तेज आदमी है तो वो यहाँ पहले पहुंच गया, तब तक मान लो अक्षरा यहाँ कहीं आई थी, यहाँ कहीं अक्षरा आई थी। लेकिन अब ये सिद्धार्थ, अब अक्षरा यहाँ है, सिद्धार्थ यहाँ है। अब सिद्धार्थ वापस आना स्टार्ट कर रहा है, अक्षरा तो आगे बढ़ ही रही है, अक्षरा तो जा ही रही है, अक्षरा जा रही है, फिर ये यहाँ कहीं आके मिलेंगे आर पॉइंट पे। तो यहाँ समझना कि जब ये सिद्धार्थ यहाँ पहुँचता तब तो अक्षरा यहाँ थी, फिर लेकिन वो जो ये आ रहा है ये तो चली रही है, तो आर यहाँ कहीं है, मान लो आर यहाँ कहीं पे। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना कि आपका क्या कैसे क्या हो रहा है। बीच वाला ये नहीं है कि सिद्धार्थ तो ये वापस जब आते हुए कहीं मिल रहे हैं ना, यहाँ पे आके ये दोनों चाय पानी कर रहे हैं, अक्षरा और सिद्धार्थ यहाँ पे। ठीक है, अक्षरा और सिद्धार्थ वापस आके घूम के यहाँ मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट पे ये पॉइंट। अब समझो आगे, सिद्धार्थ पहले क्यू पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है और आर पर अक्षरा से मिलता है। पी से आर की दूरी ज्ञात करो, पी से आर की दूरी मतलब ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है। अब इसको थोड़ा स्मार्ट चलोगे तो स्मार्ट हो जाओगे, नॉर्मल चलोगे तो नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल तरीके से बहुत हार्ड हो जाएगा। स्मार्ट करते हैं पहले, हार्ड वाला भी बता सकते हैं लेकिन फालतू की भी बताना है, टाइम पास हो जाएगा नॉर्मल मेथड से। तो मैं किस से समझाता हूँ इसको, पी क्यू। अब इसको समझो कि पहले तो ये देखो कि अब आपको पता है कि अक्षरा यहां से लगाकर यहां तक आर तक जितने टाइम के अंदर गई, समझना, अक्षरा यहां से यहां तक जितने टाइम के अंदर गई उतने में सिद्धार्थ यहां से यहां भी चला गया और यहां से लगाकर वापस यहां भी आ गया। यहां अक्षरा और साथ निकले थे और साथ में आके बैठ गए, तो टाइम तो सेम है ना। तो अब टाइम मतलब अक्षरा के द्वारा लिया गया यहां से यहां का टाइम इक्वल है सिद्धार्थ के जाके वापस यहां आर तक आने का टाइम। इतना तो समझ में आ गया। तो टाइम इन दोनों का, ट्रेवल का टाइम सेम है। जब भी ट्रेवल का टाइम सेम होता है तो चाल बराबर दूरी बटा समय, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम अगर सेम है तो वेलोसिटी किससे, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब टाइम अगर हमारे पास सेम है तो वेलोसिटी का रेशियो जो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। इतना समझ में आ गया। तो पहले डिस्टेंस का रेशियो करते हैं। चलो अब डिस्टेंस करते हैं। पहले डिस्टेंस ऑफ किसका निकाल देते हैं, चलो डिस्टेंस ऑफ सिद्धार्थ, डिस्टेंस ऑफ सिद्धार्थ बटा डिस्टेंस ऑफ सिद्धार्थ बता डिस्टेंस ऑफ अक्षरा करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ सिद्धार्थ कितनी की, सिद्धार्थ ने डिस्टेंस किया पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू गया फिर क्यू आर गया, इतना डिस्टेंस गया। और डिस्टेंस ऑफ अक्षरा कितनी है, अक्षरा की डिस्टेंस तो पी आर है सिर्फ। इतना समझ में आया कि नहीं आया। और डिस्टेंस ऑफ, आपको पता है कि डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही वेलोसिटी का रेशियो होगा। सिद्धार्थ की वेलोसिटी कितनी है, सिद्धार्थ की वेलोसिटी 10 है और अक्षरा की वेलोसिटी कितनी है, इसकी 8 है। देखना बहुत अच्छे से बता रहा हूँ आपको, बहुत मजा आएगा। ये हो गया। नॉर्मल मेथड से जाओगे तो आपके हालत खराब हो जाएगी। 5:4 है, तो ये हो गया। अब पी आर को भी लिखने का एक अलग तरीका है। क्या लिख सकता हूँ, पहले तो ये देखता हूँ पी क्यू प्लस क्यू आर। पी आर को लिखते हैं पी आर को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना कि टोटल में से क्यू आर घटा देते हैं, पी क्यू में से क्यू आर घटा देते हैं। तो पी क्यू में से क्यू आर अगर घटाओगे तो पी आर ही तो आता है। पी क्यू में से क्यू आर घटाओगे तो पी आर ही तो आता है ना, ये वाला। समझ गए ना। तो ये लिख सकते हैं, ये भी 5/4 होगा। अब यहाँ पे मैं कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देता हूँ। कंपोनेंट और डिविडेंड क्या होता है, जब a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी अपॉन डी होता है तो ए अपॉन बी बराबर क्या होता है, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो उल्टा कर सकते हैं। तो इसको मैं पी क्यू प्लस क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर बराबर 5/4 है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पी क्यू अपॉन क्यू आर बराबर हो जाएगा 5 और 4 9 बट्टा 5 में से 4 गया 1। ये तो समझ में आ गया। ये कंपोनेंट और डिविडेंड से आया है। कंपोनेंट और डिविडेंड नहीं आता है ना, तो एक काम करता हूँ मैं अगले वाले पेज में, इस वाले में ऐसे ही बता रहा हूँ टाइम पास के लिए। इसको देखना कंपोनेंट एंड डिविडेंडो कैसे होता है। इसमें क्या होता है, जब भी कंपोनेंट और डिविडेंडो होता है तो ए प्लस बी अपॉन सी माइनस डी, सॉरी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होता है ना।
और अगर ये मान लो है P अपॉन Q, ऐसा कुछ है, तो ऐसा होता है ना, तो A अपॉन बी अगर आपको निकालना हो तो अगर देखो एक बार जोड़ा एक बार घटाया, तो इधर में क्या करो, इधर में तो आप लिख दो A बटा बी, जो जिस तरह से इसमें लिखा था, अब इधर में जोड़ो और इसमें घटा दो, तो ये भी कर सकते हो आप। ये कहने का मतलब है, इसको कंपोनेंट डिपेंडेंट बोलते हैं। तो हमारे केस में क्या था, पिछले सवाल में हमारे केस में क्या था कि पी क्यू अपन क्यू आर लिख दिया, पी क्यू अपन क्यू आर लिख दिया, इसको जोड़ दिया, इसको घटा दिया, इसमें जो था जोड़ा घटाया, लेकिन हमने इधर में कर दिया और इधर में सेम लिख दिया, पी क्यू अपन क्यू आर लिख दिया, 5 और 4 9 कर दिया, 5 में से 4 घटाया 1 हो गया, तो ये हो गया पी क्यू अपन क्यू आर। अब सोचो 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 सोचो, पी क्यू जब 9 है तो क्यू आर 1 है, तो पी क्यू हमारा असली में कितना है, असली तो 72 है, तो पी क्यू 72 है, तो इसका मतलब ये कितना टाइम्स है, ये 8 गुना है, तो 1 इंटू 8 भी 8 गुना होगा। मेरा चेहरे के पीछे तो नहीं छुप रहा है ना, अगर छुप रहा है तो ये समझ लो कि ये 8 है, अगर ये 72 है, अगर ये 72 है तो ये 8 गुना है, और ये 1 इंटू 8 तो ये आपका 8 गुना। तो मतलब क्या हुआ, क्यू आर ना 8 किलोमीटर आ गया, क्यू आर 8 किलोमीटर आ गया, तो क्यू आर जब 8 किलोमीटर है तो पी आर कितना किलोमीटर होगा, 72 में से 8 घटा दो तो आपका 64 किलोमीटर। देखा कितना धीरे धीरे बताया हूँ, 64 किलोमीटर। मेरे हिसाब से सब समझ में आ गया होगा, बहुत बच्चों वाला सवाल है, बच्चों वाला नहीं है, भारी सवाल है, लेकिन बच्चे वाले तरीके से कर लिया हमने। तो अब समझना एकदम, मैं वापस से थोड़ा सा एकदम फास्ट करते हैं, अब करते हैं फास्ट, मैं समझा तो आपको दिए, फास्ट कैसे करेंगे, ये हो गया पी क्यू, अब देखना फास्ट चलते हैं, पी क्यू और आर पे मिल गया, तो पी क्यू जितने टाइम में सिद्धार्थ को टाइम लगा, डिस्टेंस ऑफ द सिद्धार्थ बटा डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द अक्षरा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द अक्षरा, ये हो जाएगा आपका, इसका वेलोसिटी, इसका रेशियो जो होगा वो 10:8 होगा, इसका रेशियो हो जाएगा 5:4, और आपको पता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिद्धार्थ कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिद्धार्थ हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय अक्षरा कितना होगा, अक्षरा ने पी आर तय की, लेकिन पी आर को मैं पी क्यू अपन क्यू आर भी लिख सकता हूँ ना, पी क्यू माइनस क्यू आर, पी क्यू माइनस क्यू आर भी करेंगे तो भी तो पी आर ही आता है, पी क्यू बेस क्यू आर घटेंगे पी आर आएगा। अब आपको बताइए इसमें कंपोनेंट डिपेंडेंट लगा दो, कंपोनेंट डिपेंडेंट क्या, पी क्यू अपन क्यू आर बराबर हो जाएगा 5:4, 5 सॉरी 5 कंपन पी क्यू अपन क्यू आर बराबर हो जाएगा 9:1, 5 और 4 जोड़ दिया, एक बार घटा दिया 9:1, और तो आपको होता है पी क्यू अगर 9 दिया हुआ है, लेकिन असली में पी क्यू हमारे पास में 72 है, जब ये 72 है तो ये 8 गुना है, तो ये भी तो 8 गुना होगा, तो ये भी 8 गुना होगा, जब ये भी 8 गुना है तो क्यू आर जब 8 गुना है, क्यू आर अगर 8 किलोमीटर है, जब क्यू आर 8 किलोमीटर है और टोटल 72 है, तो ये तो 64 हो जाएगा, और हमें यही निकालना था पी से आर की दूरी, पी से आर की दूरी 64। अंडरस्टूड। बेसिक मेथड भी है इसका, लेकिन बेसिक मेथड से तो आपकी हालत ख़राब होगी ना, कोई मतलब है नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं उसको करना नहीं। तो अब देखो ये 24 डिग्री है, ये 24 डिग्री दिया हुआ है, अंडरस्टूड। एम और एन, कॉस 24 में एम और एन, कॉस मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया एम, ये हो गया हाइपोटेनस हो गया एन, और ये आपका हो जाएगा रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ध्यान रखना पहले किसका लिखना है, ये भी ध्यान रखना, जल्दबाजी में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मत लिख देना, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। आपको होता है ये 24 है तो ये कितना होगा, ये 66 होगा। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग सवाल को, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। कोसेक 24, कोसेक साइन 24 का उल्टा होता है। साइन 24 कितना होता है, साइन होता है ये बटा ये, तो हम लोग क्या करेंगे, ये बटा ये कर देंगे, एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, अंडरस्टूड। माइनस कॉस 66, ध्यान रखना कॉस 66, या तो आप क्या करो इस 66 के रेस्पेक्ट में कर दो, नहीं तो इसको फिर साइन में चेंज करो, लेकिन साइन में क्यों चेंज करना है, सीधा करो ना, थोड़ा स्मार्ट चलो। कॉस 66 आपको इस बार इसको एंगल मानना है, इसको एंगल मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगी, ध्यान रखना इतना आता होगा आपको। तो कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है बेस, आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका बेस क्या है, ये है रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना हो गया एन। तो अब इसको करते हैं एलसीएम, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये ना इसको कैलकुलेट कर दिया, अंडर रूट हट जाएगा, फिर बाहर माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, ध्यान रखना, अपॉन एन इंटू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये कट गया, तो एम स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। देख लो जल्द, अब यहाँ से जाके आना, ये सिली मत कर देना इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, या एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिखा है या एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लिखा है, ध्यान रखना। चलो लास्ट सवाल है, और ये भी अच्छा सवाल है। दो सवाल जो बताया था ना, एक तो वो जो पी क्यू क्यू आर अक्षरा सिद्धार्थ वाला, और ये थोड़ा सा ढंग के सवाल है इस शिफ्ट के। आगे, इफ ए शॉपकीपर सेल्स शुगर एट 44.4, ये 44.4 नहीं है, ध्यान रखना, ये 44.8 है, असली में 8 था, ये एरर है यहाँ पे, 44.8 है, ध्यान रखना, अंडरस्टूड। चलो मैं थोड़ा वापस कर देता हूँ, ये 44.8 है, ये भी 44.8 है। चलो आगे, इफ ए शॉपकीपर सेल्स शुगर एट 44.8 पर किलोग्राम, ही इज एबल टू मेक ए 12% प्रॉफिट। ये क्या बोल रहा है कि कोई दुकानदार है, जब ये 44.8 रुपए पर किलोग्राम का एक बेचता है ना, रुपए पर किलोग्राम,
तो क्या करता है ना, तो क्या करता है कि वो क्या 12% का उसको प्रॉफिट होता है। ध्यान रखना, ड्यू टू वाटर सीपेज 1/5 ऑफ द शुगर इज डैमेज्ड, उसका 20%, 1/5 क्या होता है, 20% शुगर क्या हो गया, डैमेज हो गया। What should now be the selling price per kilogram of the rest of the sugar to have a 5% profit? मतलब उसके पास जो 80% जो शक्कर बची है उसका 1 किलोग्राम की रेट क्या होनी चाहिए, 1 किलोग्राम की रेट क्या होनी चाहिए कि उसको 5% का लाभ हो। अब इसको है ना थोड़ा बस कंफ्यूजन टाइप का हो जाता है, बाकी सब इजी इजी है, इजी पीजी है। अब समझो मेरी बात को थोड़ा अच्छे से गौर करके समझना। पहले देखते हैं कि 12% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। 12% क्या होता है, 12% कितना होता है, 12% होता है, पहले तो आपको पता है 4 का मल्टीपल है, जब भी 4 का मल्टीपल हो तो नीचे 25 लिखो, और जितने का 4 का मल्टीपल है, 4 3 12, 3 में होता है 4 इंटू 3 तो हो गया 3, तो 3/25 हो गया, मतलब 25 पे 3 का प्रॉफिट, मतलब 25 की चीज़ को बेचा जा रहा है कितने में, 28 में। और आपको पता है कि 44.48 किलोग्राम में बेचा जा रहा है, तो मतलब 28 की वैल्यू है 44.8, तो ये कितना बार हो गया, ये आपका पहले तो काट देते हैं 14 से काट देते हैं ना, थोड़ा आसान होगा, पहाड़ा भी आपको बोलने में, 42 14 28, ये हो जाएगा आपका 1.6 बार, तो ये हो गया 1.6 टाइम्स है। तो जब ये 1.6 टाइम है तो ये भी 1.6 टाइम होगा आपका 25 चौक 16 और 4। अब देखो ऐसे केस में ना 25 इंटू 16 डायरेक्ट नहीं करना है, इसका 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 होता है ना, ये सब छोटी छोटी कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 25 चौका 100, 100 इंटू 4 400, तो ये होगा 40, पॉइंट लगाए ना तो 40 हो गया। तो मतलब उसका कॉस्ट प्राइस जो 1 किलोग्राम का है ना वो है 40, बेच वो 44.8 में रहा है, तब 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका क्या हो गया 40 किलोग्राम पर उसकी रेट हो गई। इतना समझ में आ गया। अब सोचो सोचो सोचो, अब समझना उसके पास में, ड्यू टू वाटर सीपेज 1/5 ऑफ द शुगर इज डैमेज्ड, मतलब अब क्या हुआ कि उसके पास में 1 किलोग्राम, अब क्यों समझना, मान लो उसके पास में 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम का उसके पास में दाल था, 1000 ग्राम के दाल का शुगर है ना, यहाँ पे जो भी है शुगर मान लो 1000 ग्राम उसके पास शुगर थी, वो 40 किलोग्राम मतलब 40 रुपए की थी, 40 रुपए पर किलोग्राम, ठीक है, 40 रुपए पर किलोग्राम की थई 1000 ग्राम की जो आपके दाल थी, जो आपके उसके पास शुगर थी, वो 40 रुपए का उसका रेट था। लेकिन अब समझो कि उसके पास तो भाई 1/5 तो उसके पास खराब हो गया, उसके पास खराब हो गया, तो उसके पास अगर उसका खराब हो गया है तो उसका मतलब उसको क्या करना है, उसको ना 800 ग्राम में बचा हुआ है, 800 ग्राम ही बचा है। लेकिन वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि भाई मुझे 800 ग्राम के अंदर ही, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, 800 ग्राम के अंदर ही मुझे क्या कमा देना है, 5% का प्रॉफिट कमा देना है। जब बताओ कि उसका खर्चा 40 रुपए हो गया था, मैं आपको समझा रहा हूं, उसको समझना अच्छे से। जब उसका खर्चा 40 रुपए हो गया था तो उसको अगर 5% कमाना है तो 5% मतलब 5% मतलब होता है 1/20, 20 पे 1 कमाना है मतलब 21/20, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 की चीज़ को 21 में बेचना है, तो मतलब 40 की चीज़ को 42 में बेचना है, यही हो गया ना। 5% का मतलब क्या हो गया कि मतलब 21/20 करोगे तो ये हो जाएगा 42, तो मतलब उसे क्या करना है, उससे है ना 800 ग्राम को 42 रुपए में बेचना है। 1000 ग्राम तो अब उसके पास बचा ही नहीं, क्या बचेगा, मतलब आपका 200 ग्राम तो खराब हो गया, लेकिन फिर भी उसे कमाना तो है ना, कमाना है तो 40 की चीज़ उसको 42 में बेचनी है, ये बोलना चाह रहा है मैं 42 में बेचूंगा भाई, मेरे पास चाहे माल कितना ही पड़ा हो मैं बेचूंगा 42 में, मेरे पास माल चाहे कितना ही पड़ा हो मैं बेचूंगा कितने में, 42 में। तो उसने क्या किया, 5% प्रॉफिट के लिए 800 ग्राम की जो माल है वो 42 में बेच दिया। लेकिन हमें 800 ग्राम का पैसा नहीं बोल रहा है, शेष चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ पर किलोग्राम ऑफ द रेस्ट ऑफ द शुगर पर किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का माल। अब होता है ना कि भाई आप पूछते हो डेयरी पे जाके कि बताओ भाई 1 लीटर दूध का क्या भाव है, तो बोलेगा 60 रुपए लीटर है साहब, फिर बोलेगा ले चलो पाव दे दो, तो जब आप पाव लेते हो तो रुपए, अब आपको पूछ रहा है कि भाई चलो, अब मैं आपको पूछा कि भाई लेके तो पाव आना, भाव पूछ के आना पर किलोग्राम का, तो बेचने वाले से उनको लेना देना नहीं है, ये हमें वो भाव तो अलग होगा ना, भाव को 1 किलो का 42 रुपए थोड़ी है, ये तो 800 ग्राम का है, तो भाई 1 किलो का निकालना है, तो हमें 1 किलो का अगर निकालना है तो 42 रुपए अगर 800 ग्राम का है, हमें तो दुकान पे भाव 1 किलोग्राम का बताना है, तो 1 किलोग्राम का बताना, तो 42 अगर 800 ग्राम का तो 1000 ग्राम का कितना होगा, इस तरह से ही करोगे ना, 100 ग्राम का फिर 1000 कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपका ये काट दो, 4 आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, फसल का 1 25 21 210/4, ये आपका हो जाएगा 4 5 20 20 और 5 बचा 1 4 दूना 8, ये हो गया 52.5। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, ये जो इतनी गाता की है ना, इतनी गाता की जरूरत थी नहीं, ऐसे एक इक्वेशन के अंदर में मैं कर लिया था, जब मैंने ये सवाल को पढ़ा था ना, मैंने इसको एक इक्वेशन के अंदर में कर लिया था, लेकिन मैं आपको बस समझाने के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ,
ये समझाने के लिए क्यों कर रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए, नहीं तो एक इक्वेशन में करते हैं इस सवाल को। एक इक्वेशन में कैसे करेंगे वो समझना कि भाई ये 44.8 है, ध्यान रखना, ये हो गया। अब समझना मैं इसको एक इक्वेशन में कैसे करता हूँ। 44.8 की आपका है पर मतलब 44.8 रुपए में उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने कल के परसेंटेज वाले वन शॉट में बताया था, जब भी 12% का अगर उसको प्रॉफिट हो रहा था, ये वैल्यू किसकी है, ये 1.12 की वैल्यू है, 12% के प्रॉफिट की वैल्यू है, पूरी है प्रॉफिट मतलब इसका। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 12.12.12 नहीं, ये हमारा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा सीपी। देखना मैं एक ही इक्वेशन बना रहा हूँ, इसको समझ में आ जाएगा। तो ये तो इसका सीपी हो गया। अब इसको सीपी हो गया, तो सीपी के ऊपर में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस निकल गई इसमें, जब इसका देखो ना तो ये हो गया 4 बार कटेगा तो 40 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा इसका सीपी। लेकिन अब हमें क्या बोल रहा है कि ड्यू टू वाटर सीपेज 1/5 ऑफ द शुगर इज डैमेज्ड, व्हाट शुड बी द नाउ द सेलिंग प्राइस। अब आपको पता है कि 40 है, लेकिन उसे कमाना है 20% का प्रॉफिट। तो अब हमें पैसा इस सीपी से कितना पैसा कमाना है, 21/20 कमाना है पैसा, 5% बढ़ाना है तो इतना कमाना है। लेकिन ये जो माल, ये जो चीजें हैं ना पूरी, ये पैसा जो कमाना है वो कितने पे कमाना है, वो तो 80% पे कमाना है ना, वो 80% पे कमाना है। लेकिन हमें भाव तो पूछा है 100% का, तो 80% में का भाग दे दिया और 100 कर दिया, ये हो गया। इस इक्वेशन का आंसर यही आएगा 52.5। समझ में, एक इक्वेशन के अंदर मामला बन गया। बनाते हैं, चलो करते हैं। 20 दूना 40, ये आपका हो गया 40 बार कट गया, ये आपका 20 हो गया, और 4 दूनी 8, 4 5 20, ये हो गया 21 पंजे 105, 105/2, ये हो गया 52.5। आ गया ना, चलो आ गया। तो यही बताना चाह रहा हूँ मैं। तो एक इक्वेशन में मामला तैयार, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया, बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी एक इक्वेशन में ये निकल जाता है, बस आपका दिमाग खोल कर रखना है कि किस जगह पे क्या हो रहा है, ये करोगे तो आपका 52.5 आ गया। देखिए अब हम देखो 25 सवालों को बहुत अच्छे से, और मैंने ना वैसे 25 सवाल कर लिया, तो ये कौन से बच गया, अच्छा ये डबल सवाल हो गया, पीछे ये कर ही दिया था हमने 1920 सवाल शायद किया था। अच्छा चलो ये कर दिया था ना। चलो तो हमने सवाल कर लिए है पूरे के पूरे 25 सवालों को बहुत अच्छे से कर लिया है। और अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर, एक चीज़ समझना, पहले समझना, लेक्चर को बंद मत करना, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और मैंने इस लेक्चर में स्पीड को स्लो रखा है एक बिगिनर को समझते हुए, और मैं इस लेक्चर में तो और डिटेल में गया हूँ, एक एक चीज़ों के डिटेल में, 2-2 3-3 मेथड्स, ये सारी चीज़ें मैंने बताया है। तो आपको जो सूटेबल लगे, जो जैसा जिसकी श्रद्धा, उस हिसाब से आपको ऑप्ट कर लेना है मेथड को। शॉर्ट वाला ही देखना है, बस मैं आपको सारे बता दिया, लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ, सारे अप्रोच बता दिया हूँ, क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं, ट्रिक्स क्या रहते हैं, किसका डिविजिबिलिटी क्या देख सकते हो, 11 का कैसे देख सकते हो, गुणा कैसे कर सकते हो, कैलकुलेशन भी मैं साथ साथ में बताते जा रहा हूँ आपको। अगर किसी भी पॉइंट पर अगर ये अच्छा लगा है, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइब्रेरी वालों के साथ शेयर करना है, ये सब कुछ करना है आपको। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, परसेंटेज वन शॉट की आपको सीरीज़ देखनी है। अगला वन शॉट 2 दिन के अंदर में आने वाला है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के ऊपर में, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और उसके अंदर में तो परसेंटेज से भी ऊपर मैं सवाल लेके आया हूँ, क्योंकि उसके अंदर में मैं 100 सवाल करवाने वाला हूँ। 100 सवाल मैं करवाऊंगा तो 100 आप कर लेना, 200 मिलकर 200 कर लेंगे तो फिर तो काम हो गया ना, फिर और क्या करेंगे। और एक और सवाल जिसको मेरे को कमेंट में बोल रहे थे कि सर क्या हमको 100 सवाल एक ही तरह से एक नंबर से, कोई किरण या कोई भी बुक से, पिनेकल वगैरह से, कि 1 से सीधा 100 तक कर लेने, क्या नहीं ऐसे नहीं करना है, अलग अलग टाइप्स के 10-10 सवाल करो, तब जाके आपका अच्छा होगा। 100 सवाल करने का मतलब एक से लगा के सब एक ही टाइप कर लोगे तो फिर प्रैक्टिस क्या होगी। तो 10-10 सवाल हर टाइप के किया करो, 10 टाइप के 15 टाइप के कर लोगे तो 100-150 सवाल कर लोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड ना। तो ऐसे आपको करना है। और आपको अगर सब कुछ में कुछ भी पसंद आया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मुझे कमेंट में बताना है कि हाँ मेरे को ये अच्छा लगा, ऐसे बताना है, या फिर ये मुझे बुरा लगा तो वो मुझे बताना है। क्योंकि किसी ने बोला था कि सर थोड़ा मैं बिगिनर हूँ तो मेरे लिए थोड़ी स्पीड हो जाती है, आपका स्पीड अच्छा मतलब थोड़ा बड़ा हुआ है, पढ़ाते तो ठीक हो, अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन थोड़ा स्पीड हो जाता है मेरे ऊपर से, कभी कभी निकल जाता है। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, अब धीरे कर दिया। तो आपको भी कुछ सजेशन हो तो आप दे सकते हो, सजेशन इज़ ऑलवेज वेलकम्ड। एंड मेन चीज़ कि आपको बस बता देना है, तो आपको सब पता चल जाएगा कि मुझे भी कि क्या आपको इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव मतलब आपको कहाँ तक क्या दिक्कत आएगा आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। थैंक यू, चलो बाय बाय।